हेलो जी, तो हम कवर कर रहे थे एनीमियाज़ को। माइक्रोसाइटिक एनीमिया हमारे सारे डन हो चुके हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे नॉर्मोसाइटिक एनीमिया और मैंने आपको बताया था अबाउट द हीमोलाइटिक एनीमिया। साथ मैंने आपको बताया था अबाउट द स्फीरोसाइटोसिस और साथ-साथ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ सिकल सेल एनीमिया। आज हम एक और टाइप का हीमोलाइटिक एनीमिया पढ़ेंगे जिसका नेम है G6PD डेफिशिएंसी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो पैटर्न ये होगा कि हम वन बाय वन नोट्स को भी रीड करते रहेंगे और साथ में आपको एक्सप्लेन भी करती रहूँगी। अभी जो आपकी पहली स्लाइड है उसमें तो ये लिखा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नॉर्मल और मैच्योर आरबीसी है। इसके पास ना ही न्यूक्लियस होगा, ना ही इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा और ना ही इसके पास दूसरे ऑर्गेनेलीज़ होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपको पता है कि आपके आरबीसी जो होते हैं छोटी-छोटी माइक्रो कैपिलरीज़ से पास होते हैं और उसके लिए इनका फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास ये सारी ऑर्गेनेलीज़ नहीं होती और ये ईज़िली छोटी-छोटी वेसल से पास हो पाते हैं। अब ये तो हमारे लिए एडवांटेज है। हमें डिसएडवांटेज ये होता है कि आपके ये जो आरबीसी होते हैं वो अपनी एनर्जी प्रोडक्शन कैसे करें? क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल सेल्स एनर्जी के लिए क्या करेंगे? उनको एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो वो क्या चलाएँगे? वो क्रेब्स साइकिल चलाएँगे। इसके अलावा वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ये सब कहाँ पर होते हैं? इनके लिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया की नीड होती है, आपको न्यूक्लियस की नीड होती है। अब वो तो भई आपके ये जो आरबीसी है उनके पास तो है ही नहीं, तो अब वो इस सिस्टम को तो फ़ॉलो नहीं कर सकते, ठीक है? इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है? ये एरोबिक रेस्पिरेशन तो कर नहीं सकती क्योंकि इनके पास ये सारे ऑर्गेनेलीज़ नहीं हैं। अब क्या करेगा आपका आरबीसी? आपका जो आरबीसी होता है, वो आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेता है, ठीक है? और इसके लिए उसको ना ही माइटोकॉन्ड्रिया की नीड होगी, ना ही उसको न्यूक्लियस की नीड होगी और ना ही किसी ऑर्गेनेलीज़ की नीड होगी। तो इतना तो अब आपको समझ आ गया कि आपके आरबीसी को एनर्जी के लिए क्या करना होता है, उसने एनारोबिक रेस्पिरेशन करनी होती है क्योंकि उसके पास ये सारे ऑर्गेनेलीज़ नहीं होते। ठीक है? अब हम चलते हैं स्लाइड की तरफ। सबसे पहले तो ये मेंशन है कि आपके जो आरबीसी होते हैं, उन्होंने छोटी-छोटी जो माइक्रो कैपिलरीज़ होती हैं, वहाँ से पास होना होता है। इसलिए ये पॉसिबल कैसे हो पाता है? ना ही इनके पास न्यूक्लियस होता है, ना ही कोई दूसरी ऑर्गेनेलीज़ होती हैं। मगर प्रॉब्लम ये आती है कि आपके ये जो आरबीसीज़ होते हैं, वो एनर्जी को जनरेट नहीं कर पाते बाय द क्रेब्स साइकिल क्योंकि उनके पास ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही दूसरे ऑर्गेनेलीज़ हैं। ठीक है? तो ये आपके डिपेंड करते हैं ऑन द एनारोबिक कन्वर्जेशन ऑफ द ग्लूकोज़। वो ग्लूकोज़ को एनारोबिकली क्या करेंगे? उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर लेंगे। अब ये एनारोबिक कन्वर्जेशन किस तरह होती है? 2 पाथवेज़ के थ्रू होती है। ये 2 एनारोबिक पाथवे होते हैं। एक को हम कहते हैं ईएमपी और एक को हम कहते हैं एचएमपी। ठीक है? तो आपके आरबीसी को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्गेनेलीज़ ना होने की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन करनी होती है और वो पाथवेज़ का नेम है ईएमपी और एचएमपी। बस इस स्लाइड से आपको ये पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब लास्ट स्लाइड से आपको ये तो समझ आ गया कि आपका जो आरबीसी है वो एनारोबिक पाथवेज़ के थ्रू एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, ग्लूकोज़ से एनर्जी बनाएगा। वो एनारोबिक पाथवे कौन से हैं? एक तो ईएमपी है, दूसरा एचएमपी है। अब आप नोट करो कि एक एचएमपी पाथवे चल रहा है। सबसे पहले आपके आरबीसी के अंदर जो ग्लूकोज़ था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू ग्लूकोज़ 6 फॉस्फेट में। अब ये जो ग्लूकोज़ 6 फॉस्फेट है ना, इसको एक एंजाइम जिसका नेम है ग्लूकोज़ 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज़ क्या करेगा? इसके अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा क्योंकि इसका नेम ही है डिहाइड्रोजिनेज़। ठीक है जी। तो ये क्या करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है इनटू द राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। ना सिर्फ आपका G6PD ये करता है बल्कि वो एक एनएडीपी को हाइड्रोजन देके क्या करेगा? एनएडीपीएच भी बना लेगा। अब एग्जैक्टली इसी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है इस डिजीज के अंदर। अभी तक की स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ गई कि आपका ये जो ग्लूकोज़ है उससे हमने राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनाया अभी तक और किसकी हेल्प से बनाया? G6PD की हेल्प से बनाया। ना सिर्फ G6PD ने हमको राइबोलोज 5 फॉस्फेट दिया, ये आगे जाके आपका जो एनर्जी का प्रोडक्शन का जो पाथवे है उसको फॉलो करेगा। ना सिर्फ आपको ये दिया बल्कि आपको एनएडीपीएच भी दी है। अब एनएडीपीएच का हमको क्या फ़ायदा है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, मगर अभी इस स्टोरी को आप सेपरेट कर दो। अब मैं आपको यहाँ से स्टोरी बताती हूँ। क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मली ना इस तरह के जो ऑक्सीडेंट होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि H2O2। ये हमारे लिए हमारी बॉडी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ टॉक्सिक हैं और स्ट्रेस है हमारी बॉडी के लिए। वी नीड टू रिमूव देम। हमें इनको वाटर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है? तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हमको ग्लूटाथायोन दिया है। आपने अक्सर सुना होगा कि ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट है। वो करता क्या है? वो इन ऑक्सीडेंट्स को हमारी बॉडी से रिमूव करता है। तो आप नोट करो कि वो क्या कर रहा है? इसकी रिड्यूस फॉर्म क्या कर रही है? आपके ये जो ऑक्सीडेंट है उसको वाटर में कन्वर्ट कर रही है, H2O2 को वाटर में कन्वर्ट कर रही है। तो इसीलिए ग्लूटाथायोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब इस फंक्शन के लिए उसने क्या करा? खुद को रिड्यूस फॉर्म में करा और फंक्शन करने के बाद वो किस फॉर्म में हो गया? ऑक्सीडाइज़ फॉर्म में हो गया। इसको वापस से फंक्शन करने के लिए अपने रिड्यूस फॉर्म में आना की नीड है। अब वो ये किस तरह आता है? वो ये आता है बाय द हेल्प ऑफ NADPH।
एनएडीपीएच क्या करता है, एनएडीपीएच अपना हाइड्रोजन दे देता है इसको ताकि ये वापस से अपनी रेड्यूस फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो आप नोट करो, एनएडीपीएच ने अपना हाइड्रोजन देके खुद वापस एनएडीपी में कन्वर्ट हो गया और आपकी जो ग्लूटाथायोन की ऑक्सीडाइज फॉर्म थी उसको रेड्यूस फॉर्म में लेके आ गया। अब वापस से आपका ये जो ग्लूटाथायोन है ये काम करने के लिए रेडी है। वापस से क्या करेगा, आपके ऑक्सीडेंट्स को रिमूव करेगा बॉडी से, इनको वाटर में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो अब आपको ये पूरा सिनेरियो समझ आया। अगर फॉर एग्जाम्पल इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी विच इज़ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, तो आपके एनएडीपीएच नहीं बन पाएंगे। जब आपके एनएडीपीएच नहीं होंगे तो आपके ग्लूटाथायोन रिड्यूस फॉर्म में नहीं आएंगे, और अगर आपके ये रिड्यूस फॉर्म में नहीं आएंगे तो आपकी बॉडी से ऑक्सीडेंट रिमूव नहीं होंगे। ये ऑक्सीडेंट पता है क्या करते हैं, कंटिन्यूसली आपके आरबीसी की मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, तो आरबीसी टूटते जाएंगे, एनीमिया। दिस इज वाई वी कॉल इट G6PD डेफिशिएंसी, और इसी को हम एनीमिया में काउंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हो गया है ज़्यादा, आरबीसी टूटते जाएंगे और इसी को एनीमिया बोलते हैं। ठीक है जी, तो आपका ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूटाथायोन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो लिखा है वो भी आपको रीड करके बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये लिखा है कि जो ग्लूटाथायोन होता है, ये आपके आरबीसी के अंदर क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है ऑक्सीडेंट्स को। ये जो आपके सामने है ना, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 इज व्हाट वी कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो आपके ये जो ग्लूटाथायोन होते हैं वो इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिमूव करते हैं फ्रॉम योर बॉडी। किस तरह? इनको वाटर में कन्वर्ट करके। साथ ही ये लिखा है कि जो एनएडीपीएच होता है ये आपका रिक्वायर्ड है ताकि आप वापस से रीजनरेट करो और आपका ये जो ग्लूटाथायोन है इसकी रिड्यूस फॉर्म में इसको वापस से कन्वर्ट करो। तो आपका एनएडीपीएच आप बहुत क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने आपके ग्लूटाथायोन को वापस से रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपना हाइड्रोजन देके। ठीक है जी, और साथ ही मेंशन है कि आपके आरबीसी जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं G6PD पे, इस एंजाइम पे, ताकि वो एनएडीपीएच की प्रोडक्शन करें। तो ये पूरा का पूरा साइकिल इंटरकनेक्टेड है। और अगर आपके पास किसी भी पेशेंट के अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाएगा डैमेज के लिए, क्योंकि कोई भी थोड़ा सा भी स्ट्रेस आएगा तो ऑलरेडी ऑक्सीजन उसके मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहे होंगे, थोड़े से भी स्ट्रेस आएगा तो आपके आरबीसी जो होंगे वो डैमेज हो जाएंगे, और दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एनीमिया। अब आपका ये जो डब्ल्यूएचओ है उसने आपकी G6PD डेफिशिएंसी को क्लासिफाई किया है, वो हम पढ़ने लगे हैं। ठीक है, हम इसको क्लासिफाई किस बेस पे करते हैं कि आपके एंजाइम की एक्टिविटी कितनी कम हुई है, एंजाइम कितना कम है उसकी पेशेंट की बॉडी के अंदर, उस हिसाब से हम आपकी जो G6PD डेफिशिएंसी है उसको क्लासिफाई कर देते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहली स्टेज की अगर हम पहली क्लास की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत सिवियर डेफिशिएंसी होती है एंजाइम की, लेस देन 10% ऑफ द नॉर्मल, और 10% से भी कम काम कर रहा होता है एंजाइम। ठीक है, तो आप ये समझो कि ऑलमोस्ट 90 to 95% एंजाइम काम नहीं कर रहा। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं इनको क्रॉनिक और हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, मीन्स इनके आरबीसी कंटिन्यूसली टूट रहे होंगे, और क्रॉनिकली मीन्स बहुत लॉन्ग टाइम से वो टूटते हुए आ रहे होंगे पेशेंट्स की। ठीक है, उसके बाद आपके पास है क्लास 2, ये भी सिवियर कंडीशन है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी लेस देन 10% आपके जो एक्टिविटी होती है वो रहती है, मीन्स अगेन वो 90-95% आपका एंजाइम जो है वो काम नहीं कर पा रहा। अभी जो क्लास 2 है ना, ये आपके एशियंस और दूसरी भी कुछ पॉपुलेशंस होती हैं उनमें कॉमन होती है, और यहाँ पर आपको इंटरमिटेंट हीमोलाइसिस देखने को मिलती है। जैसे इस केस में आपको क्रॉनिकली लॉन्ग टाइम से हिमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिला था ना, यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ थोड़ी-सी बेहतरी होती है, यहाँ पे इंटरमीडिएट आपको हिमोलाइसिस देखने को मिलेगी, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा कोई एमसीक्यू मिलता है जिसके अंदर बोलें कि क्रॉनिक हिमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है और साथ आपके पास 10% से कम है एंजाइम का फंक्शन, तो आपने बोलना है क्लास 1 है। लेकिन आपको बोल रही हैं कि इंटरमीडिएट हिमोलाइसिस हो रहा है और आपके एशियंस और दूसरी जो पॉपुलेशंस होती हैं उनके अंदर कॉमन है, और अगेन आपकी जो एंजाइम की एक्टिविटी वो 10% से कम है, तो आपने क्लास 2 बोलना है। सो दीज़ आर द हिंट्स। अब अगर हम बात करें क्लास 3 की, तो उसके अंदर क्या होता है, ये मॉडरेट है, ये तो और बेहतर है ये। इसके अंदर क्या होगा, एंजाइम से 10 to 60% काम कर रहा होगा, सही है? और ये किनके अंदर कॉमन है, तो आपके जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो ब्लैक मेल्स होते हैं उनके अंदर कॉमन होती है ये, ठीक है? और इनके अंदर भी आपको इंटरमिटेंट हेमोराइसिस देखने को मिलेगा, यूजुअली विद द इन्फेक्शन एंड ड्रग्स। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी की बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है या फिर उसने कोई ऐसी ड्रग ले ली है, तो उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस बढ़ गया ना, तो स्ट्रेस पे आपको हेमोलाइसिस देखने को मिलेगी। क्योंकि क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 मिनट, हाँ, आप देखें फॉर एग्जांपल बॉडी स्ट्रेस में है तो ऑक्सीडेंट प्रोड्यूस होंगे। ऑक्सीडेंट ऑलरेडी आपकी बॉडी में है, और आपके जो एंटीऑक्सीडेंट है जैसे कि ग्लूटाथायोन, वो तो अब काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो एनएडीपीएच है वो नहीं बना है, और एनएडीपीएच क्यों नहीं बना है? एनएडीपीएच इसलिए नहीं बना है क्योंकि बॉडी में G6PD की डेफिशिएंसी है। ठीक है? तो जब-जब स्ट्रेस होगा तब-तब आपके ऑक्सीडेंट आपके आरबीसी को डैमेज करेंगे। अब ये क्या करेंगे? आपके आरबीसी को डैमेज करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जब भी आपके पास इन्फेक्शन या ड्रग्स होते हैं तो ऐसा आपको हेमोलाइसिस देखने को मिल सकती है।
और फिर आपके पास जो 4 क्लास होती है उसके अंदर डिक्रीज़ नहीं होता, बल्कि इंक्रीज़ होता है एंजाइम का काम। तो इसके अंदर आपको कोई ऐसा हीमोलाइसिस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफ़ कोर्स आपका जी6पीडी बहुत अच्छे से एनएडीपीएच बनाएगा। एनएडीपीएच आपके ग्लूटाथायोन को रिड्यूस फॉर्म में करेंगे, और आपका ये जो रिड्यूस फॉर्म होगी, ये आपके एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी बहुत अच्छे से करेगी। सही है? इसके बाद लास्टली बस ये जो आपकी 5th क्लास बचती है ना, इसके अंदर तो 150% ज़्यादा काम कर रहा होता है एंजाइम, ठीक है? तो इसके अंदर अगेन आपकी जो एक्टिविटी होगी वो ज़्यादा हो गई एंजाइम की, और इसकी कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिला है। लेकिन क्योंकि ये क्लास है, तो इसलिए हमने इन सबको पढ़ा। आपको जल्दी से रिवाइज़ करवाती हूँ। क्लास 1 सीवियर है, क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया होगा। क्लास 2 भी सीवियर है, उसके अंदर इंटरमीडिएट हीमोलाइसिस होगी, एजेंट्स में कॉमन है, मीन्स हम में। ठीक है जी। फिर मॉडरेट की अगर हम बात करें, क्लास 3 मॉडरेट है, और वो आपके ब्लैक मेल्स में कॉमन है। क्लास 4 जो है वो भी, और क्लास 5 भी ऐसे ऐसे जो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके अंदर एंजाइम का फंक्शन ज़्यादा ही होता है, तो अच्छी ही बात है। अब अगर हम बात करें लैब डायग्नोसिस की, कि आप किस तरह मेजर करोगे कि वो जो पेशेंट है उसको जी6पीडी डेफिशिएंसी है। तो वो जो पेशेंट होगा उसके आरबीसी आपको किस शेप के मिलेंगे, एक तो आपको वाइट सेल्स मिलते हैं, दूसरा आपको ब्लिस्टर्स मिलते हैं। ये मैं आपको समझाती हूँ। देखें, होता ये है कि आपका ये जो आरबीसी है, इसके अंदर एंजाइम की डेफिशिएंसी है, ठीक है? इसी वजह से क्या होगा, जब भी कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आएगा तो आपके हीमोग्लोबिन टूट जाएँगे अंदर। अब जब आपके हीमोग्लोबिन टूट जाते हैं ना, तो इस तरह अगर आप यहाँ पे नोट करो, आई नीड एरो, हाँ, अब आप यहाँ पे नोट करो, ये पूरे का पूरा आरबीसी है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन टूट के इस तरह ना पेरिफेरी में आ जाता है और मेम्ब्रेन के पास आ जाता है। इसको हम बोलते हैं हिंज बॉडी, ठीक है? और ये आपका क्या करेगा, यहाँ पे मेम्ब्रेन के पास ना प्रेसिपिटेट हो जाएगा टूटा हुआ हीमोग्लोबिन। इसको हम बोलते हैं हिंज बॉडी, ठीक है? अगर अगेन आपसे कोई पूछे हिंज बॉडी क्या है, तो आपने बताना है कि ऑक्सीडेटिव डीनेचुरेशन हो जाती है हीमोग्लोबिन की, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ऐसे मेम्ब्रेन के कॉर्नर्स में आ जाता है, और फिर क्या होगा, इसको हम हिंज बॉडी बोलेंगे। ना सिर्फ़ ये यहाँ पेरिफेरी में आता है, बल्कि आपकी रेड सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको डैमेज भी करता है। अब ऑलरेडी बाहर से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी आ रहा है, वो भी आपके मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहा है। अंदर से हीमोग्लोबिन टूट के भी आपके मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहा है। तो आपकी जो रेड सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो रही है। ठीक है? आपको पता है कि आपकी जो स्प्लीन होती है उसके बाद होते हैं मैक्रोफेजेस, और जब भी उनको ऐसा लगता है कि आरबीसी पुराना हो गया है, या 120 डेज़ पूरे हो गए हैं, या उसकी मेम्ब्रेन डैमेज हो गई है, वो उसका क्या करते हैं, उसकी फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं, उसको खा जाते हैं। तो ये आपको दिख रहा है कि स्प्लीन के यहाँ पे ये स्प्लीन शो की हुई है, और साथ ही एक मैक्रोफेज का, आप समझो कि एक मैक्रोफेज है, सही है? देखिए आपके, अब एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपकी ये जो हीमोग्लोबिन था उसने मेम्ब्रेन को डैमेज किया, तो ये आपको डैमेज देखने को मिल रहा है। अब ये जो स्प्लीन के अंदर मैक्रोफेज है ना, ये क्या करेगा, ये कहेगा यार ये तो डैमेज हो गया है, तो ये आरबीसी पुराना है, ये इसको खा लेगा। अब जब ये खाया हुआ पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं बाइट सेल। बाइट सेल इज़ व्हाट? नथिंग बट खाया हुआ आरबीसी। क्यों? क्योंकि आपकी ये जो हिंज बॉडीज़ बन गई थी, इनकी वजह से आपके जो स्प्लीन के अंदर मौजूद मैक्रोफेज है, वो आरबीसी का उस पार्ट की फेगोसाइटोसिस कर देते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल व्हाइट सेल। और अगर डैमेज थोड़ा कम हुआ होता है, तो वो आरबीसी खुद को क्या करेंगे, स्फीयर शेप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्फीयरोसाइट भी आपको देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ जी6पीडी डेफिशिएंसी। यहीं पे अगर आपको रिवाइज़ करवा दूँ, अगर आप उसी सीरीज़ में लेक्चर देख रहे हो जो मैंने अपलोड की है, तो आपने अभी तक वो कवर कर लिया होगा, हेरिडिटरी स्फीयरोसाइटोसिस, ठीक है? तो उसमें भी आपको स्फीरोसाइट्स देखने को मिले थे, और वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि एक डिज़ीज़ आपको पढ़ाऊँगी, एआईएच है, व्हिच इज़ ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, उसके अंदर भी आपको स्फीरोसाइट्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरह आपने याद रखना है कि आरबीसी की कौन-सी शेप आपको कौन-से एनीमिया में मिल रही है, और यही आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है। ख़ैर, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, अब क्या होता है, अक्सर आपको इस तरह के बाइट सेल्स मिलते हैं, और कभी-कभी क्या होता है, इस तरह आपका ये जितना भी बचा हुआ हीमोग्लोबिन है ना, वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा, कॉर्नर में आ जाएगा, और एक थिन सी मेम्ब्रेन होगी, वो यहाँ पे इसको कवर कर लेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर सेल्स। तो अगेन आपको बाइट सेल और ब्लिस्टर सेल देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ जी6पीडी डेफिशिएंसी। अब मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ क्लिनिकल फीचर्स के, जो भी आपका जी6पीडी का पेशेंट होगा वो किस तरह प्रेज़ेंट करेगा। सबसे पहले तो हीमोलाइटिक एनीमिया आपको देखने को मिलेगा, और अक्सर एक्यूट ही देखने को मिलता है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को इन्फेक्शन हुआ है, बहुत सारा स्ट्रेस आ गया है, स्ट्रेस आया, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेंट प्रोड्यूस हुए, ऑक्सीडेंट ने क्या करा, ऑक्सीडेंट ने आपके आरबीसी को डैमेज करा, और आपका एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन तो है ही नहीं, क्योंकि उसकी रिड्यूस फॉर्म नहीं है आपके पास। उसकी रिड्यूस फॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि आपका ये जो एनएडीपीएच है, उसने उसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं किया। एनएडीपीएच ने क्यों नहीं किया? क्योंकि एनएडीपीएच बना ही नहीं, और वो क्यों नहीं बना? क्योंकि आपका जी6पीडी डेफिशिएंट था। आई होप कि जितने भी समरी मैं बार-बार बता रही हूँ, वो आपके माइंड में फिक्स हो जानी चाहिए। ठीक है जी, तो ख़ैर आपका आरबीसी टूटेंगे, एक्यूट हेमोलाइटिक एनीमिया होगा। अब वो किसी भी वजह से हो सकता है, बॉडी में कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है? जो पेशेंट होगा उसको जॉन्डिस, पेल होगा, डार्क यूरिन आएगी। हो सकता है कि एब्डोमिनल पेन भी हो।
बच्चों के अंदर मोस्टली आपको जॉइंटिस के साथ देखने को मिलता है। और अब यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है फेविज़म, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके जी, अब ये जो आपके G6PD के पेशेंट हैं, इनमें अक्सर आपको फेविज़म देखने को मिलती है। फेविज़म क्या है? ये एक डिज़ीज़ है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, आपके आरबीसी बहुत जल्दी टूट जाते हैं। हीमोलाइटिक एनीमिया आपको देखने को मिलता है। वो क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि आप एक बीन्स खा लेते हो जिनको कहते हैं फावा बीन्स, तभी हम इनको फेविज़म कहते हैं। फावा बीन्स क्या करते हैं? ये आपके बॉडी के अंदर ना ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करते हैं। और एक G6PD का पेशेंट जिसको ऑलरेडी फाइट करने की कैपेबिलिटी नहीं है इन ऑक्सीडेंट से, वो अगर फावा बीन्स खा लेगा तो उसकी बॉडी में और ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होगी। एंटीऑक्सीडेंट उसके पास है नहीं, तो उसके आरबीसी क्या होंगे? उसके आरबीसी पे वो ये जो ऑक्सीडेंट है वो अटैक करेंगे और आरबीसी को कर देंगे डिस्ट्रॉय। अगर कोई भी G6PD का पेशेंट फावा बीन्स खा लेगा तो उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगे, वो ऑक्सीजन क्या करेंगे? आरबीसी को डैमेज करेंगे, हीमोलाइटिक एनीमिया करेंगे। एज़ अ रिज़ल्ट आपके हीमोग्लोबिन टूटेंगे, हीमोग्लोबिन टूटेंगे तो जॉइंटिस हो सकता है, यूरिन की डिस्कलरेशन होगी क्योंकि हीमोग्लोबिन के कंपोनेंट टूट-टूट के यूरिन में फ़िल्टर होके बाहर आ जाएँगे। तो यूरिन का आपको डार्क कलर यूरिन देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको जॉन्डिस की वजह से येलोइश आई मिलेगी, इसको हम कहते हैं इक्टेरस, ठीक है? नॉर्मली आपका जो स्क्लेरा होता है वो व्हाइट कलर का होता है, मगर वो येलो कलर का दिखेगा और आपके ये जो पेशेंट होते हैं उसी तरह प्रेज़ेंट करते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड फेविज़्म। क्यों हुई? फावा बीन्स की वजह से हुई, क्योंकि उन्होंने आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन की, ऑलरेडी आपके पास एंटीऑक्सीडेंट नहीं है G6PD की डेफिशिएंसी की वजह से। अब आप ये सिनेरियो भी नोट करो, एक मदर आई हैं अपने किड के साथ और वो कह रही हैं कि वो येलो हो रहा है और उसकी यूरिन भी डार्क हो रही है, ठीक है? आपने उससे पूछा कि क्या खाया था? तो वो बता रही हैं कि बीन्स खाए थे। कौन से बीन्स हैं? फावा बीन्स, एंड दिस इज़ व्हाट यू कॉल्ड फेविज़्म, ठीक है? तो फावा बीन्स की वजह से स्ट्रेस होता है, बेबीज़ अक्सर आपके जॉइंटिस, इसके अलावा इक्टेरस जो आइज़ में येलो हो रहा था उसे इक्टेरस कहते हैं। और डार्क यूरिन के साथ प्रेज़ेंट करेंगे। आपका टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया, जल्दी से रिवाइज़ करवाती हूँ और फिर हम एंड करेंगे। यहाँ से आपको याद रखना है कि आपका आरबीसी क्रैब साइकिल को फ़ॉलो नहीं करता और वो आपके एनारोबिक पाथवेज़ को फ़ॉलो करता है जैसे कि एएमपी और एचएमपी, ठीक है? बस ये पता होना चाहिए। फिर ये तो मैं आपको बार-बार रिपीट करके बता चुकी हूँ कि आपका ड्यूरिंग एचएमपी पाथवे G6PD का होना बहुत ज़रूरी है। इसी की वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीडेंट जो होंगे वो आप H2O में कन्वर्ट होंगे और आपकी बॉडी के अंदर आपके आरबीसीज़ को डैमेज नहीं करेंगे। ये क्लासिफ़िकेशन भी आपको समझ आनी चाहिए कि किस तरह हमने एंजाइम की एक्टिविटी के बेस पे सीवियर, सीवियर, मॉडरेट और फिर बाकी की क्लासिफ़िकेशन की। लैब डायग्नोसिस पे आपको स्फीरोसाइट्स, बाइट सेल्स या ब्लिस्टर्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, हीज बॉडीज़ भी देखने को मिलती हैं। लास्टली हमने बात करी थी क्लिनिकल फीचर्स की कि वही जॉइंटिस, डार्क यूरिन के साथ या फिर एब्डोमिनल पेन के साथ पेशेंट प्रेज़ेंट करेगा। फेविज़म फावा बीन्स खाने की वजह से होता है और नियोनेटल जॉइंटिस आपको देखने को मिलता है। योर टॉपिक इज़ डन। थैंक यू।